आप सभी प्रतिभागियों का फिर से स्वागत करती हूँ। हमें बहुत देर से जिसका इंतजार कर रहे हैं, हिंदी साहित्य जगत में स्त्री विषयक समस्याओं को अपनी रचनाओं के माध्यम से वाणी प्रदान करने का और स्त्री विमर्श को एक ऊंचाई देने का सफल प्रयास करने वाली आज की प्रमुख अतिथि आदरणीय माननीय नासिरा शर्मा जी, हिंदी की प्रतिष्ठित साहित्यकार, आलोचक, आज हमारे बीच उपस्थित रहकर हमें मार्गदर्शन करें। मैं आपसे नम्र निवेदन करती हूँ, नासिरा शर्मा जी, आप हमें मार्गदर्शन करें। आप सबको मेरा नमस्कार, आदर और प्यार। सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करने से पहले संस्था वीपी समाज नासिक और सर चिटनिस नीलमताई, बंसराव पवार जी और सोन खासकर जी और हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सैयद मंजूर को खास तौर से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और फिर आज का जो विषय मुझे दिया गया है वो है स्त्री विमर्श। तो मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। स्त्री विमर्श तो शायद जब से ये आदमी की चेतना शुरू हुई है उसमें ये सवाल था। ये सवाल आज जो है वो ज्यादा मुखर होके सामने आया है और बहुत सारी बातों को लेकर सवाल और जवाब हो रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि जो परिदृश्य रहे हैं औरत को लेके वो लगातार बदलते रहते हैं और बदलते रहे हैं। उसने हुक्मरानी भी की, उसने लिखा भी, उसने बहुत कुछ दिया भी और हर कालखंड में औरत की एक अलग छवि रही। फिर धीरे धीरे ऐसा लगा कि जैसे वो उसके ऊपर शिकंजे जो है सामाजिक और रूढ़िवादिता के कसते ही चले जा रहे हैं। बेड़ियां तोड़ने की बात तो बहुत होती है, लेकिन दरअसल बेड़ियां टूट नहीं पाती हैं। वो उस कैद से आजाद नहीं हो पाती है जिससे वो आजाद होना चाहती है और उसे आजाद होना चाहिए एक इंसान की तरह। तो इसको आगे चल के हमारे ये दूसरी लेखिकाएं ज्यादा खुल के बताएंगी, लेकिन जिस जगह से मैंने स्त्री लेखन के ऊपर अपना कलम उठाया है उससे थोड़ा आगे चल के अपने तजर्बे को आपके साथ बांटना चाहती हूँ कि अब मैं क्या सोचती हूँ। इससे पहले मैं आपको दो उपन्यासों के नाम लेना चाहूंगी जो मैंने अभी पढ़े हैं। एक तो पांडुलिपि की शक्ल में पढ़ा है और वो पढ़ा है रजनी गुप्त का तिराहे पे तीन, और दूसरा जो है वो अर्चना पेनुली का है, वो है केरलियन मसाज। इन दोनों में औरतों को लेके एक अलग अलग ढंग से ट्रीटमेंट लेखिकाओं ने दिया है। और उसमें एक बात ये भी है कि आप उनसे सहमत हो या ना हो, मगर वो आपको एक ऐसा दृश्य दिखाती है जिंदगी का जिसके बारे में सोचना और बात करना बहुत जरूरी है। मैंने जब लेखन शुरू किया तो बहुत सारे सवाल मेरे सामने थे और जिस तरह के तजर्बे मुझे हुए उसमें मुझे लगा कि कुछ ऐसा लिखना है जिसके ऊपर बात हो सके। मेरा पहला उपन्यास आया, वो थे ठीकरे की मंगनी, जो मैंने लिखा था लेकिन छपा बाद में है। उसमें मैंने ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी कि औरत का एक घर होता है जो पति और पिता के घर से अलग उसकी पहचान और मेहनत का होता है। उसके बाद मैंने दूसरा उपन्यास लिखा शालमली के नाम से, और उसमें ये इस्टेब्लिश किया कि वो औरत जो अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी है, अपने घर में रहती है और उसने अपनी पहचान बना ली है, लेकिन उसे इनकार नहीं है मर्द के साथी बनाने में। लेकिन साथी कैसा हो, पति यानी मालिक और सेवक का रिश्ता हो, या वो पुराना
जड़ रिश्ता हो। तो शाल्मली जो है वो भरपूर औरत है, वैचारिक स्तर पर भी, और वो सवाल करती है, रिप्रेजेंट करती है उस दौर की औरत को जो पूरी तरह से कामयाब हो चुकी है, कि मुझे एक दोस्त चाहिए और दोस्त की शक्ल में पति भी चाहिए जो हर तरह का दिमागी और हर तरह की उलझनों को साझी करे। उसके बाद बहुत सारे उपन्यास आए, पहले भी बहुत सारे उपन्यास आए, बहुत सारी संस्थाएं थी, बहुत सारी एनजीओस थी, औरतों के दुख पे, औरतों की सारी चीजों पे बेतहाशा बात हो रही थी और औरतें अपने पैरों पे लगातार खड़ी हो रही थी। इन दोनों उपन्यासों में जो बात कही गई है तिराहे पे तीन, वो ये बताती है कि शाल्मली जो है जहां पे अपनी सोच का दायरा छोड़ती है खुला, कि पता नहीं उसका पति लौटता है, बदलता है अपने को, या वो घर छोड़ के चला जाता है और फिर कुछ सालों बाद एक नया मर्द, एक नया शख्स उसकी जिंदगी में दाखिल होता है। ये मैंने छोड़ दिया था समय पे और पढ़ने वालों पे। अब इन दोनों नॉवेलों को पढ़ के लगता है कि वही शाल्मली किस तरह की ग्रोथ में है। तीन तिराहे पे तो ये बात है कि उन लोगों ने अचीव किया, कई कई बार प्यार किया, लेकिन हर चीज को अपने तेवर, अपने व्यक्तित्व और समझौता न करने का एहसास से छोड़ते चली गई। आगे संबंध बनते हैं, पुराना संबंध याद आता है, तुलनात्मक अध्ययन होता है, कौन अच्छा और कौन बुरा, पहुंच कोई नहीं पाता कहीं तक। दूसरा नॉवेल जो है अर्चना का है। वो लड़की है, वो कई देशों में और कई महाद्वीपों का सफर करती है और कई बार वो शादी करती है, लेकिन वो भी कहीं नहीं पहुंच पाती। और जहां पे उपन्यास खत्म होता है वो उसकी आखिरी शादी भी हो सकती है और शायद संभावना है कि वो आगे भी अपनी खोज जारी रखेगी। देखिए, आजादी तो औरत ने हासिल कर ली है कि वो कई मरतबा अपने जीवन साथी को छोड़ सकती, पकड़ सकती, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि औरत चाहती क्या है। औरत वाकई क्या चाहती, घर चाहती, आजादी चाहती है, या अपने तेवर चाहती है, या संबंधों को बराबर तोड़ना चाहती है, या फिर अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं और उपलब्धियों की सलीब पे वो तनहा टंगा रहना चाहती है। क्योंकि ये मॉडर्न लड़कियां जो हैं ना उस तरह से पुराने अंदाज से रिश्तों से जुड़ पाती हैं, उनकी भी मजबूरियां हैं, उसके ऊपर फिर बात होगी, और न ही वो एक तरह से जो सीढ़ियां वो ऊपर चढ़ चुकी हैं उससे उतरना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी बुजुर्ग औरतों ने किस तरह से तकलीफें उठाई और उसकी प्रतिक्रिया भी उनके अंदर है, एक गुस्सा है, और उसमें वो सारी बातें भी आ जाती हैं जो आगे जाके समाज के लिए उसी तरह परेशान कुन हो सकती हैं जिस तरह से मर्दों ने औरतों को परेशान किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि औरत अकेली नहीं है। वो भले ही रिश्तों को नकार दे और उसको अपनी ताकत, अपनी शक्ति पर उसका यकीन हो, लेकिन जब वो माँ बनती है तो फिर उसकी जिम्मेदारियां अलग हो जाती हैं। वो माँ बेटे की नहीं बनती है, अपने देश की नागरिक की बनती है। एक नागरिक को कैसा होना चाहिए, एक नागरिक को किस तरह से अपने समाज, अपने साथियों और अपने आगे की जिंदगी को देखना होगा। तो इसलिए ये जिम्मेदारी सिर्फ इस बात की नहीं है कि आपने एक नौकरी हासिल कर ली और आपने एक घर बना लिया और एक शौहर भी आ गया, बच्चे भी हो गए और दुख सुख से आप जिंदगी गुजार रही हैं। ना वो जमाना रहा और ना औरत से ये उम्मीद की जा रही है। औरत जो है ठीक है, जिंदगी उसके चारों तरफ घूमती है और औरत के बिना कोई किस्से कहानी का खात्मा नहीं हो सकता है।
और हर मर्द की जिंदगी में औरत का एक अहम रोल है जिससे वो मुक्त हो नहीं पाता है, वो उसकी माँ है। तो सवाल ये है कि जब मर्द जो है वो शौहर बनता है तो क्यों बदल जाता है, और औरत जब पत्नी बनती है तो वो उसका एटीट्यूड क्यों बदल जाता है, ये एक अलग मसला है। मैं आना चाहती हूँ, आपको वहां ले जाना चाहती हूँ कि दरअसल जो औरत, जिसके लिए मसला मर्द नहीं है, मर्द से झगड़ा करना नहीं है, मर्द से शिकायत करना नहीं है, वो वहां पे उसकी सोच का केंद्र बिंदु नहीं है। उसका सोच का केंद्र बिंदु है कि मैं कैसे इस दुनिया को संवारूं, कैसे इस दुनिया को देखूं, और कैसे वो सारी बिखरी चीजों को जा बजा रखूं। अब जो मेरे तजर्बे हैं वो देश विदेश के भी हैं, और औरतों पे उनके यहाँ मैंने काम भी किया, बहुत ज्यादा मिली भी, और अपने देश में भी घूमी फिरी और हर तबके के लोगों से बातचीत की। मैंने ये भी सुना कि जब जिसे कहते हैं क्वेश्चन आंसर होता था किसी मोहल्ले में जाके जनसंख्या का या कुछ, तो मर्द बताते थे कि हमारे 3 बच्चे हैं, और जबकि होते 5 थे, क्योंकि 3 लड़के तो उनके हो गए और 2 लड़कियों की वो गिनती ही नहीं करते थे। ये सब हमारे यहाँ रहा है, और इससे हम हर वर्ग से, हर वर्ग की परेशानियों से गुजरते रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जिनके यहाँ हर तरह का सुविधा है और हर तरह की आजादी है, और औरतें बहुत कायदे से रह रही हैं। तो उनका मसला हम यहाँ नहीं लेते हैं, हम मसला ले रहे हैं उन लोगों का जो परेशान हैं, जिनके दिमाग में बहुत सारे जाले हैं, और जो हर वक्त एक सिपाही की तरह जिंदगी जीना चाहती हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और सब चीजें एक योद्धा जो है वो रौंदता हुआ चला जाता है। तो दरअसल ये जिंदगी नहीं हुई। आप विकास किस कीमत पे अपना करना चाहते हैं, या देश का करना चाहते हैं, या समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, वो मानवीय होना चाहिए और दूसरों को सुख देते हुए जाना चाहिए। आपकी जिंदगी में सिर्फ मर्द नहीं है। स्त्री लेखन का सारा फोकस जो कुल मिला के होता जा रहा है, कहीं ना कहीं से गोल घूम के ये बताना चाहता है, ए मर्द, मैं वो औरत नहीं हूँ जो तुमसे दब जाऊं, और मैं अब बड़ी बहादुर हो गई हूँ, और मैं देखूं तुम्हारा क्या हशर करती हूँ। अगर तुमने एक गलती की है तो मैं तुम्हारे साथ 2 गलती करके बताऊंगी कि तुम किससे डील कर रहे हो। तो जो ये तेवर है, ये तेवर अपनी जगह बहुत अच्छा है, लेकिन ये तेवर अब बदलना चाहिए, उसमें एक ठहराव आना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि अगली कड़ी औरत की, जबकि उसने, चाहे वो जितने परसेंट औरत हो, वो एक मुकाम पे पहुंच गई है, तो उसको आगे क्या करना है। मैं अब उन औरतों को लेती हूँ जिनका शिकवा मर्दों से नहीं है, और मेरा जो देखने का अंदाज है वो ये है कि अपने प्रोफेशन में किस तरह से औरत परेशान होती है, और सियासत कैसे औरत को पछाड़ती है। सियासत कई कई तरह से वो सारे काम करती है जिससे औरत कमजोर होती है। ये मेरा एक नजरिया है, एक नए नजरिए से मैं समाज को देख रही हूँ कि क्या होता है। एक तरफ हम नारे लगाते हैं और कहते हैं कि नहीं भाई, औरत मजबूत होनी चाहिए, लड़की को शिक्षा देनी चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, और जुल्म के खिलाफ हर तरह का कानून बनना चाहिए। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि सियासत बड़े ही जालिमाना अंदाज से कभी फसाद कराती है, मर्द मार दिए जाते हैं, औरतें जो हैं वो एक अलग तरह के संघर्ष और शोषण में पड़ जाती हैं। तो पहला सवाल तो ये है कि इस तरह की सियासत में हम औरतें भी अब शामिल होने लगी हैं, और ऐसा हम क्यों करते हैं। घर में लड़ाई
समाज में लड़ाई और देश के स्तर पे लड़ाई। तो एक्चुअली हम लोग जा कहाँ रहे हैं? औरत जो है, हर औरत नहीं चाहती कि वो तन्हा जिंदगी गुजारे, उसे घर चाहिए, खुशियां चाहिए, रिश्तेदार चाहिए। तो ये बताइए कि फिर औरत मजबूत कहाँ हुई? जिन देशों में लगातार फसाद और जंग चल रही है, उससे क्या कोई उठ के पूछ सकता है कि इन औरतों की क्या गद बना रहे हो तुम? अच्छा, अब हम सबसे पहले अपने देश में एक जो कानून बना है 3 तलाक का, उसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगी। देखिए, मजहब जो है, जो किताबों में लिखा रहता है हमेशा उसका पालन नहीं करता है, और किताब में लिखा हुआ कानून भी एक हद तक आपकी मदद करता है। वो मदद करता है आपको रूहानी तरीके से, और तब्दीली होनी चाहिए कानून में। जो कानून आपको दिए गए हैं, धर्म ने दिए हैं, तो उसमें तब्दीली थोड़ी बहुत होनी चाहिए। अब 3 तलाक का मसला ये है कि जबानी आपको 3 तलाक नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ रिवाज ऐसा पड़ गया कि लोगों ने उसको अपना लिया। मौलवियों ने जाहिलाना तरीके से उसका साथ दिया बिना उन शरीयत कानूनों को पढ़े हुए, और वो वाकई रिवाज इतना पुख्ता हो गया कि लोग समझने लगे यही हकीकत है। और इसकी टकराहट जो थी वो 2 ग्रुप में चलने लगी कि नहीं ये सच है, और वो ग्रुप कहता था नहीं ये सच नहीं है। शरीयत जहां से शुरू हुई है आप उसके स्रोत को देखिए, पढ़िए। तो जो पढ़े लिखे लोग थे उनके यहाँ बाकायदा कानूनी तौर से तलाक होता था। औरत को बहुत सारे कीमती तोहफों से विदा किया जाता था। अगर मेहर अदा नहीं हुआ तो मेहर दिया जाता था। अगर वो उम्र में कम है तो दूसरी शादी कर सकती हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन अगर बुजुर्ग हैं तो उनकी बाकी जिंदगी का हिसाब किताब तलाक देने वाले शौहर पे है। अब ये चीजें कौन पढ़े? कोई नहीं पढ़ता है। अब ताबड़तोड़ चुटकी बजाते हुए हमारे यहाँ 3 तलाक का कानून बन गया कि जो मर्द ऐसा करेगा वो जेल जाएगा। जब कानूनी नहीं है तो वो जेल क्यों जाएगा? और अगर जेल चला गया, ये बहुत अच्छी बात है कि उसको सजा मिली, तालियां बजानी चाहिए। लेकिन जब वो चला जाएगा तो बीवी का क्या होगा? ठीक है, वो मायके चली जाएगी, अपने पैरों पे खड़ी है तो नौकरी करने चली जाएगी, लेकिन उस मर्द के घर का हशर क्या होगा? उस मर्द के घर का हशर ये होगा कि उसकी बूढ़ी माँ रोते रोते नाबीना हो जाएंगी, बहनों की शादियां होने पौने होंगी, शायद एजुकेशन भी ना हो पाए, और जब वो थके हारे वहां से लौटेंगे तो उनको कोई नौकरी नहीं देगा। जिंदगी एक बोझ में तब्दील हो गई, एक ताबड़तोड़ सजा देने के लिए। आप जो हैं जिंदगी की समस्याओं को सुलझाने के लिए आए हैं, सजा देने के लिए नहीं है। तो इसके ऊपर लंबी गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुई। शाहबानो का केस भी इसीलिए पीछे हो गया था कि जिस वक्त बहुत अच्छी तरह से वो आगे बढ़ रहा था और कुछ बहुत अच्छे फैसले हो जाते, चीजें साफ हो जाती, उस वक्त जो रूढ़िवादी थे और जो गलत जिसे कहते हैं शरीयत को देख रहे थे, उनका वर्चस्व इतना मजबूत हो गया था कि सियासत ने अपने पैतरे बदले, ठीक उसी तरह जैसे अभी टर्की में हुआ है। जो राष्ट्रपति हैं उनकी बेटी ने ये बात शुरू कराई थी कि जो घरेलू हिंसा है उसमें मर्द सजा पाएगा, और अभी 1 हफ्ते से हंगामा मचा है कि वो सारी सजाएं, नियम और समझौता विड्रॉ कर लिया गया है कि मर्द को सजा नहीं मिलेगी। तो एक हंगामा तो है ही है, और तरह तरह के मुल्कों में अगर आप उसका कानून पढ़िए, औरतों की तकलीफें पढ़िए, तो आपको लगेगा ये हो क्या रहा है। आपको अपने घर की और अपने रोमांटिक तरीके से मत के शिकवे की जो आदत पड़ गई है, वो हमारे लेखन में बुरी तरह से लगातार आलाप उसका चल रहा है।
तब आपको महसूस होगा कोई करामत काम करो, उठो और दुनिया को देखो और अपने को बदलो। तो आपको पहले मर्द से दोस्ती करना पड़ेगी, उसको समझाना पड़ेगा, और ये दोस्ती और समझाना उस बच्चे के साथ होगा जो आपकी गोद में खेल रहा है। उसको अगर आप फर्क बताइएगा ये है और ये वो है, तो फिर कुछ नहीं होगा। अब देखिए सियासत किस तरह औरत की जिंदगी को बिस्मार करती है, उस पे हम चलते हैं। हम अफगानिस्तान की तरफ चलते हैं। नहीं, पहले पाकिस्तान को लेते हैं। पाकिस्तान में देखिए निजाम जो है वो ठीक है, इस्लामिक निजाम है, लेकिन दादागिरी किसकी है? जिहालत की है। शरीयत लॉ कुछ कह रही है, उनका लॉ कुछ कह रहा है, जो दिल में आ रहा है वो कर रहे हैं। वहां की जो जर्नलिस्ट हैं या जो औरतें हैं वो निकलती हैं और एकदम बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन उनकी जान हमेशा खतरे में रहती है और हमेशा वो आहत रहती हैं, क्योंकि जिस तरह के उनको मैसेजेस दिए जाते हैं, धमकी दी जाती है, वो अपनी जगह है। तो जब किसी भी समाज के ताने बाने में आप अंदर दाखिल होते हैं तो उसकी सही शक्ल नजर आती है। अब मिसाल के तौर पे देखिए अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में मेरे ख्याल से अभी कुछ दिन पहले 4 लड़कियों की हत्याएं हो गई। वहां शायद 10 या 12 लड़कियां काम करती थी इसमें, सूचना प्रसारण उसमें, और कहा यह जा रहा था इन लोगों को घर बैठना चाहिए, ये बाहर क्यों निकली है। ये एक खास सोच के लोग कितने बुरी तरह से आपके हावी हो जाते हैं। और कहा जा रहा है ये तालिबान नहीं है, ये कुछ और ही तरह का संगठन है जो अपनी जिम्मेदारी ले रहा है कि हमने ऐसा किया है। देखिए जो पत्रकारिता है वो बहुत ही अहम काम है। पत्रकारिता आपको रोज जीना सिखाती है, रोज आपको सूचना देती है कि सुनो ऐसा हुआ है, तुम राय बनाओ और तुम आगे बढ़ो। वो रीढ़ की हड्डी आपकी खड़ी करती है और आपकी चेतना को जगाती है। तो उस पत्रकारिता को आप उसका मुंह ढकना चाहते हैं, उसका गला जो है दबाना चाहते हैं, और उन औरतों को पीछे करना चाहते हैं जो सिर्फ नारों में उनको जिंदा रखा जाता है। एक और बात है कि प्रोफेशनली तो परेशानियां हैं हैं औरत के लिए। बहुत कम औरतें होती हैं जो बहुत सारे प्रोफेशनल हथकंडों से निकल कर कहीं पहुंच जाती हैं, और इत्तेफाक से उनको कुलीग भी मर्द बहुत अच्छे मिलते हैं और वो उनकी मदद करते हैं। ऐसा नहीं है कि औरतों की मदद मर्दों ने नहीं की। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इसकी शाहिद है कि जिस वक्त भाइयों ने पढ़ना शुरू किया था तो अपने घरों की बहनों को वो लेके गए थे। ये बहनों का जिगरा था और बाप का जिगरा था कि मुस्लिम समाज में बहुत बड़े पैमाने पर एजुकेशन आई। तो अफगानिस्तान में मैं आपसे कहूंगी कि अफगानिस्तान की एक फिल्म देखिए। वो फिल्म थोड़ी सी काल्पनिक है, लेकिन उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक्चुअली संवेदना कहाँ किन पत्थरों से जाके टकराती है। उसका नाम है ओसामा। नाम ऐसे ही कैची रख दिया गया है, लेकिन वो अफगानिस्तान के उस समाज की बात कर रहा है जब तालिबान आए थे। तो सियासत किस तरह से औरत को बिस्मार करती है, और ये मर्द एक अलग शक्ल से किस तरह से दूसरे मर्दों को खत्म करते हैं, उनका सुख चैन छीनते हैं। बहुत पहले मेरे ख्याल से ये बात मैं आपको बता रही हूँ, लगभग 74, 75, 76 में कभी हमने एक अफगान लेखिका का, नफीसा अब्बासी का इंटरव्यू लिया था। तो उन्होंने ये बात कही थी कि अफगानी औरत जमीन में गड़ा खजाना की तरह होती, वो कभी खिल नहीं पाती पूरी। जबकि वो कवित्री थी और एक मैगजीन की संपादिका थी, लेकिन उनको इजाजत नहीं थी कि शौहर के बिना अपने पॉलिटिकल कोई इजहार कर सकें
या किसी तरह की अपनी राय को पेश करें। अगर उसने ऐसा किया है तो फिर उसको घर छोड़ना पड़ेगा। अब इस घर छोड़ने की बात को मैं कनेक्ट करूंगी रजा शाह पहलवी ईरान से। रजा शाह ने करंजिया साहब को अपना एक इंटरव्यू देते हुए, लंबा इंटरव्यू है, पूरी किताब की शक्ल में है, और ये जर्नलिस्ट, इंडियन जर्नलिस्ट, मशहूर नाम है अपने समय का, तो उनसे कहा था कि भले ही अगर औरतें आगे चली गई हैं और उन्हें अपने शोहरों को छोड़ना पड़े तो बेशक छोड़े। इससे ज्यादा मुलायम शब्दों में उन्होंने बात कही थी। ये मैं उनका सिर्फ कन्वे कर रही हूँ आप तक थॉट। उसके बाद ईरान का इनकलाब आता है और इनकलाब बड़े सही मुद्दों पे आया था, लेकिन चारों तरफ से दुश्मनियों से घिर गया और सत्ता का लोभ बढ़ गया। और जो औरत, इमाम खुमैनी ने कहा था कि अगर औरतें बाहर न निकलती तो ये इनकलाब वजूद में ना आता, लेकिन देखिए वो औरत सबसे पहले अंदर की गई और सबसे पहले वो जजेस के पोस्ट से हटाई गई कि ये जो है सही फैसला नहीं करेंगी। मतलब उस वक्त तो वो सही फैसला कर रही थी जब सड़क पे निकलकर अपनी जान दे रही थी और शाह के खिलाफ नारे लगा रही थी, लेकिन जब सत्ता आई तो औरत अंदर की जाने लगी। अच्छा, इस्लाम का कोई खास मैं किसी धर्म के खिलाफ या फेवर में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं एक दूसरी बात कर रही हूँ कि जब सत्ता में घुला हुआ या मजहब में घुला हुआ की सियासत आती है तो उसका असर किस हद तक कमजोर दिमाग और नीचे के तबके को होता है, उसका सिर्फ एक उदाहरण मैं दूंगी। जबकि बेशक ईरान जो है उसने पिछले 30 साल 35 साल से अपनी सारी मुसीबतों के बाद औरतों को धीरे धीरे छूट देना शुरू की। ये भी एक बहुत गहरा चैप्टर है कि उन्होंने छूट क्यों नहीं दी थी, उसके लेयर्स क्या थे, उसके ऊपर भी अपनी एक थीसिस है। एक खबर थी 3-4 साल हो गए, एक बेहद बेहद खूबसूरत मासूम बच्ची जो जिंदगी से भरपूर है और उसका बाप है, और वो देखिए क्या कह रहा है कि मुझे अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत है, जब ये कुछ मांगती है तो मैं उसको फराहम कराता हूँ, लेकिन उसको बेहतर जिंदगी मिले, वो हर तरह की खुशी दे सके, तो इसलिए मैं उसका गला घोंट के उसको मार रहा हूँ, ताकि वो जन्नत में जाएगी तो ज्यादा आराम से रहेगी। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जो रिएक्शन ईरान में ऐसे वाकये पे हुआ वो हुआ, लेकिन हम दूर बैठे लोगों को इससे क्या सबक लेना चाहिए। मजहब जो है वो एक रूहानी कैफियत लाता है, वो इस तरह की चीजें नहीं लाता है कि जिसमें इतना ख्वाब जैसी कैफियत हो जाए और कोई अपनी सबसे अजीज शय का गला घोंटे कि वो मरने के बाद बड़े आराम से रहेगी। अब हम सियासत का एक और रुख देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको साफ कर देना चाहती हूँ। मेरा काम तो मिडिल ईस्ट पे है, लेकिन मैं जो फोकस कर रही हूँ इस वक्त इत्तेफाक से वो मुस्लिम मुल्क हैं, क्योंकि जहाँ पे हिंदू मजहब और जिसे कहते हैं सोच का वर्चस्व है वो हिंदुस्तान है, वहाँ पे बहुसंख्यक हैं, और दूसरा नेपाल है, और नेपाल एक अलग तरह से उसने अपनी पर्सनैलिटी को सामने रखा है। तो अब मैं देखती हूँ कि जो बच्चे से हैं, चाहे वो यमन में हो और चाहे सीरिया में हो, आप उनकी सिर्फ तस्वीरें ना देखिए और अंदर जाइए और अंदर दाखिल होइए, और फिर आपको पता चलेगा कि जो डॉक्टर्स बच्चों पे काम कर रहे हैं वो कैसी रिपोर्ट्स दे रहे हैं, और वो लोग जो बिल्कुल कॉमन हैं और जिन्होंने तय कर लिया है कि हम ऐसी लड़ाइयों में कैसे आने वाली नस्ल को बचा सकते हैं, उन्होंने कितने बच्चे दबे हुए
अंदर से निकाले हैं, जिनका कोई खानदान नहीं, कोई माँ बाप नहीं है। और ये भी बड़ी हकीकत है कि इराक में जिस वक्त बहुत ज्यादा परेशानियां थी और लड़ाई चल रही थी, तो जो चिल्ड्रंस वार्ड था, वहां बच्चों को खाना इसलिए नहीं दिया जा रहा था कि उसका इंचार्ज जो था वो खुद खा पी रहा था और बचा रहा था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम औरतों को इन सारी चीजों के लिए सचेत होना पड़ेगा और स्त्री विमर्श को हमको वहां ले जाना होगा जिसका कनेक्शन पूरी दुनिया और पूरी दुनिया के समाज की तकलीफों से हो रहा है, जहां से औरत और मर्द बुरी तरह से पीड़ित हैं। मुझे याद है कि अफगानिस्तान में एक, उसके ऊपर मैंने एक अपने कॉलम में एक स्टोरी भी लिखी थी, और फिर बाद में वो लड़की पार्लियामेंट में आई। उसकी माँ ने, जब वो बहुत छोटी थी, उसको धूप में डाल दिया था, और वो तालिबान का जमाना था। तो उसकी जब दोस्त घर में आई, बोले ये क्या, उसके ऊपर धूप पड़ी और बुरी तरह चीख रही है, पूरी लाल हो चुकी, तुम क्यों नहीं उठाती हो? तो उसने कहा मरना है तो अभी ही मर जाइए, बाद में मेरी तरह घिस घिस के मरेगी तो क्या फायदा। बहरहाल वो बच्ची बची और वो उसने एक मुकाम हासिल किया। लेकिन जिस तरह का पूरा हिसाब किताब पूरी दुनिया में फैल रहा है, मुझे लगता है कि अब औरत के कलम में वो तेजी आनी चाहिए और उसका फोकस पर्सनल लेवल की लड़ाइयों से, जो मर्दों के ऊपर खर्च हो रहे हैं शब्द, उससे अलग अपनी नजर को रखना होगा। एक चीज और भी है, जहां सियासत निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है औरत को लेके, उसमें मैं इराक का जिक्र करूंगी, और इराक के बाद सीरिया और लीबिया भी उसमें एक हद तक हम शामिल कर सकते हैं, लेबनान भी आ सकता है, लेकिन इराक जैसा जो माहौल था वो कहीं नहीं था। सद्दाम हुसैन सुन्नी थे और उन्होंने शिया लॉ, जो ज्यादा औरतों के फेवर में जाता था, उसको अपना लिया था। और मेरी किताबें पढ़िएगा तो उसमें बहुत कुछ होगा कि कैसे कैसे, और वो हमको भी वो कानून अपनाने चाहिए जो उन्होंने थोड़ा सा खोल खोल के औरतों को मद्देनजर रख के बनाया था। लेकिन उनका हशर क्या हुआ? उनका हशर ये हुआ कि जो रूढ़िवादी लोग थे, रूढ़िवादी कंट्री थे, उनको वो औरतों की आजादी भली नहीं लग रही थी, और उन्होंने सारे षड्यंत्र करना शुरू कर दिए कि आदमी पावर से हटे। उसके बाद सद्दाम के भी अपने खौफ थे, उन्हें हर वक्त डर ईरान से रहता था, और ईरान को और दुनिया को दिखाने के लिए वो कुछ ऐसे ऐसे कदम उठा रहे थे जिससे वो बताना चाह रहे थे कि मेरा ये, हम भी हैं, हम भी जिंदा हैं। तो बहरहाल जब पॉलिटिक्स पॉजिटिव जाती है तो भी उसके दुश्मन बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि ये फेवर में जाएगी, औरत आगे बढ़ जाएगी। तो बात यह है कि सद्दाम का अगर उस वक्त साथ दिया जाता, या राजीव गांधी उस वक्त शाहबानो केस में मौलवियों की तरफ न जाके उन लोगों की तरफ जाते जो सही बात कर रहे थे, जैसे डैनियल लतीफी, वो तो क्रिश्चियन थे लेकिन उन्होंने जबरदस्त काम उनका कुरान शरीफ के ऊपर था। तो डैनियल लतीफी को यह कहा गया, क्यों भाई, आप क्रिश्चियन है, आपको लेना देना यहाँ क्या है? क्यों नहीं लेना देना है? जब ये मुल्क में हम साथ रहते हैं तो हम एक दूसरे के धर्म को, एक दूसरे के कानून को और एक दूसरे के दुख को एकदम एकदम ठीक तरीके से देखेंगे। और मैं आप लोगों से, जो लोग सुन रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज अपने कानून को पढ़िए। अगर स्त्री विमर्श को ही समझना है, अपने कानून से सही तरीके से, जोशीले अंदाज से नहीं, और दूसरी औरतों के धार्मिक कानूनों को भी समझिए। क्योंकि जब हमको मार पड़ती है तो सियासत कभी धर्म के लिबास में आ जाती है और कभी वैचारिक स्तर पे हमको खत्म किया जाता है। तो ये सारी चीजें अब स्त्री विमर्श का बहुत बड़ा मुद्दा बनना चाहिए। ये दोनों नॉवेलें जो जिनका मैंने जिक्र किया है, अर्चना की और
रजनी की, ये अपने समय की दस्तावेज आप कह सकते हैं कि आज औरतें ऐसे ही सोच रही हैं। तो उसको पढ़िए और उससे भी सवाल निकालिए, और जो मैंने बातें कही हैं उसको भी रखिए कि आगे इसमें क्या चीज हम ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसके साथ अपनी बात खत्म करती हूँ, और मैं चाहूंगी अगर कुछ सवाल है तो लोग कर सकते हैं, अगर सवाल नहीं है तो मैं इजाजत चाहूंगी, क्योंकि कुछ चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मेरी सोच का जिसे कहते हैं एक नतीजा है, जो मैंने एक लंबे अरसे से इस क्षेत्र में काम किया है। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है, और आपको सबसे बड़ी बात यह है कि वो कहानियां जहां भी आपको अनुवाद में मिले इस क्षेत्र की, उसको आप पढ़िए, क्योंकि कहानियां बताती हैं इंसानी जज्बात की यात्रा का, समय का, और बहुत कुछ इत्तला देती हैं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद मैडम। आपके विचारों पर हम जिंदगी का रास्ता तय करेंगे, यह सीख आज आपके इस मंतव्य से मिली है। आपके समकालीन साहित्य के विविध विमर्श को स्पर्श, आपने विविध विमर्श को स्पर्श ही नहीं किया, बल्कि उनको सूक्ष्मता से उनकी हर बिंदुओं पर साहित्यिक चर्चा भी आपने यहाँ पर की है। आपके विचार जो है हमें आपकी अनेक साहित्यिक रचना जो है, कागज की नाव, शाल्मली उपन्यास, यह भी मैंने खुद पढ़ा है मैडम। इस बहाने आपकी जो प्रवाहमय पात्रानुकूल भाषा शैली है इसके माध्यम से दिखाई देती है, और आपकी सभी रचनाएं जो है समय और